हेलो बच्चे, आप कैसे हैं? आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू कॉमर्स लीग गाइस। आज का सेकंड पार्ट है इशू ऑफ डिबेंचर्स में, और फर्स्ट पार्ट आपने कल डेफिनेटली देखा होगा। जिन्होंने ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, मैंने जाके उसे चेकआउट करें। पार्ट वन में मैंने कंप्लीटली थ्योरी डिस्कस की थी डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, डिबेंचर्स के क्या फीचर्स हैं, और बाकी उसके इर्द गिर्द की सारी थ्योरी हमने कंप्लीट की थी। आज हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे चलेंगे। आज हम ये देखेंगे कि डिबेंचर्स को बेसिकली कब इस्तेमाल में किया जाता है, इस्तेमाल में लाया कब जाता है, और डिबेंचर्स को बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस दी जाती है कंपनी अकाउंट्स के सेंस में। तो एवरीथिंग वी आर सप्रेस्ड टू स्टडी। हाँ, पर वो जरूर है कि आज की वीडियो एंड तक हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट कीप ऑन स्टेइंग वीडियो, ऑलराइट, इट विल बी हेल्पिंग यू। तो अभी हम शुरू करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। टॉपिक क्या था? टॉपिक था इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स में सबसे पहली बात ये समझ लो कि मान लो कि ये कोई कंपनी है जिस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, एबीसी लिमिटेड को पैसों की जरूरत पड़ी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई, और उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनके पास दो ऑप्शन थे, जैसे मैंने कल भी बताया था, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। ऑनर्स फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह, ये अपने पहले यूनिट में पढ़ लिया था, इस बुक के फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आप आए हो डिबेंचर्स पे। तो एबीसी लिमिटेड ने सोचा कि क्यों ना मैं लोन के रूप में पैसे उठाऊं, बोरो कर लूं पैसे। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शन है, वो सबसे प्रेफरेबल ऑप्शन है, वो है बैंक के पास जाना। तो बैंक के पास गए, और बैंक में कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रख दी, या बैंक में कुछ ऐसा परसेंटेज या रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा बता दिया, या किसी और कारणवश, जैसे मान लो आपका लोन पहले से ही 2-4 बैंकों में पहले से ही चल रहा है, क्योंकि आप कंपनी हो, कंपनी को पैसों की आवश्यकता तो पड़ती ही रहती है, तो बार बार लोन लेने की आवश्यकता भी पड़ती रहती है। तो हो सकता है कि उस बैंक ने आपको लोन ना दिया। अब आपके पास बैंक के जो लोन का ऑप्शन है वो यहाँ पे समाप्त हो गया। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? लोन तो लेना ही लेना है। तो आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि आप सीधा जो है अप्रोच करो पब्लिक को, जनता को, नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल को अप्रोच करो और उनको कहो कि सर, हम आपसे लोन लेना चाहते हैं, उसके बदले में हम आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, और आपके उस लोन की एक रीपेमेंट एक स्पेसिफिक टाइम पे फ्यूचर में कर देंगे, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी करना है हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पब्लिक जो इंटरेस्टेड होगी, वो इंटरेस्ट कमाने के लिए अपने पैसों को उस कंपनी को लोन के रूप में देगी। वो जो लोन के रूप में पैसा देगी, इधर लोन है, तो लोन देगा कौन? पब्लिक। पब्लिक से किस में पहुंच जाएगा? एबीसी लिमिटेड के ऊपर। एबीसी लिमिटेड जो है इसको वापस करेगा, और जब वापस करेगा तो उसे कहा जाएगा रिडेम्पशन। और जब पब्लिक लोन दे रही होगी तो उसी लोन का एक नाम होगा, जो कि चैप्टर का भी नाम है इशू। समझ गए? सो इशू जो है वो फर्स्ट प्राइमरी रेगुलेशन स्टेज है, और रिडेम्पशन जो है वो फाइनली जब पब्लिक को वो पेमेंट बैक कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है, तब का है। रिडेम्पशन और डिबेंचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपका सिलेबस में है नहीं, लेकिन यहाँ कुछ टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर, वो हमको डिस्कस करना है और हम जरूर करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि पब्लिक जो लोन देती है ओबीसी लिमिटेड को, उसके लिए उनके मन में केवल 2 मकसद होते हैं। पहला मकसद, एक फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा तो पब्लिक को तो इससे मजा आएगा। दूसरा, पब्लिक ये चाहती है कि भाई हमको रिडेम्पशन भी मिल जाएगा, हमको वापस भी पेमेंट अपनी मिलेगी, और जब पेमेंट वापस मिल ही रही है तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, साथ ही साथ जो हम इंटरेस्ट हर साल कमाएंगे एनुअली, वो तो कमा ही रहे हैं। तो पब्लिक इन दोनों वजहों से लोन जो है वो एबीसी लिमिटेड को देती है, और वो लोन को, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन है, इसलिए कंपनी उसको डिबेंचर्स का नाम दे देती है। क्लियर है? बाकी डिबेंचर्स के पूरी थ्योरी में वो पार्ट 1 में करा रखी है, तो जरूर जाकर चेकआउट कर लो जिन्होंने ना देखी हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब डिबेंचर इशू किया जाता है तो डिबेंचर कितने लोगों को इशू किया जाता है। सो ये ध्यान रखिए कि इशू ऑफ डिबेंचर वैसे तो पब्लिक को किया जाता है, लेकिन पब्लिक के अलावा भी
आपको दो ऐसे और ऑप्शन पढ़ने हैं इस सिलेबस इस चैप्टर के साथ जो आपको कवर करने हैं कि इशू ऑफ डिवेंचर किसको किसको किया जाता है। तो पहला तो आपने पढ़ लिया कि पब्लिक को किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो वेंडर्स को किया जाता है। वेंडर्स क्या होते हैं? वेंडर्स का मतलब जिनसे आप सामान खरीदते हो, जिनसे आप एसेट्स खरीदते हो। तो जब आप एसेट्स खरीद लेते हो तो उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है। सपोज आप कैश में पेमेंट भी कर सकते हैं, सपोज आप बैंक के थ्रू मतलब चेक के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं, सपोज और कोई मोड ऑफ पेमेंट आपके पास नहीं है, आप पेमेंट कर नहीं सकते हो। तो उसमें एक ऑप्शन रहता है, तो एक काम करते हैं, वो आपको डिवेंचर दे देते हैं। आपको डिवेंचर दे देंगे, बदले में आप फिक्स रेट समझ देते रहना और आपके पेमेंट को हम वापस भी कर देंगे। तो वेंडर्स जो है वो क्यों दिया जाता है? जब हम उनसे एसेट्स को परचेज करते हैं, परचेज एसेट्स, कोई दिक्कत। उसके बाद कई बार क्या होता है कि हम लोग बैंक के पास जाते हैं इस सब ऑप्शन के बाद, मान लो कोई साल बाद कोई पैसों की जरूरत पड़ी, फिर कंपनी पहुंच गई बैंक के पास और बैंक को कहा कि भाई हमको लोन दे दीजिए। बैंक ने कहा भाई कुछ तो हमें ऐसा दो, कुछ तो सिक्योरिटी रखो, तब तो भरोसा करके आपको दे भाई। तो कंपनी कहती है कि ठीक है भाई, हम आपको जो है डिवेंचर्स इशू कर देंगे एक कोलैटरल के रूप में। डिवेंचर इशू होगा एक कोलैटरल के रूप में। कोलैटरल, कोलैटरल मतलब क्या होता है? कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एक ऐसा चार्ज जो आप कंपनी को या बैंक ऑफ लोन बैंक को देते हो, इसलिए कि भाई जैसे हम लोग बैंक से पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो हमारे पास जो जरूरत के कागज होते हैं, प्रॉपर्टी के कागज होते हैं, दुकान के कागज होते हैं, वो जाकर जमा कर देते हैं। तो अगर मुझे 70 रुपये का लोन ले रहे हैं तो मैं 100-150 रुपये का सामान वहां जाकर जमा करके आया जाएगा। तो भाई उनको हमेशा रहेगा कि भाई वो भागेगा नहीं, डिफॉल्टर नहीं होगा। और डिफॉल्ट अगर मैं करता हूँ तो जो मेरा एसेट वहां पड़ा हुआ है उसको सेल आउट करके अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो बैंक को भी ये इशू किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके इसको समझते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो बेसिकली 3 प्रोसेस के तहत बनता है। जब हम पब्लिक को डिवेंचर इशू करते हैं, किसको? पब्लिक को डिवेंचर्स इशू करते हैं, उनको उनसे लोन के रूप में पैसा लेते हैं लोग, तो पहला ऑप्शन होता है एट पार का। क्या होता है? एट पार। दूसरा होता है एट प्रीमियम और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप डिवेंचर्स को इशू करते हैं पब्लिक को, तो पब्लिक को 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। पहला, मान लो कि आपका जो नॉर्मल, जिसको फेस वैल्यू कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, मान लो वो एक डिवेंचर आप बेच रहे थे 10 रुपए में। कितना? एक डिवेंचर कितने में इशू हो रहा था? 10 रुपए में। और आपने इशू भी कितने में किया? 10 में किया। इसका मतलब कि 10 रुपए का था और 10 में इशू किया, तो वो कहा जाएगा कि डिवेंचर इशू किया है एट पार, ठीक है। प्रीमियम के केस में मान लो कि 10 का फेस वैल्यू था, लेकिन आपने जो बेचा है या जो इशू किया है वो 12 रुपए में किया, तो इसमें जो +2 आ रहा है वो आपका प्रीमियम अमाउंट है, मतलब आपके फायदे में आ रहा है। बोलो हाँ, ठीक है। डिस्काउंट के तौर पर है, इसका मतलब ये है कि वैसे तो मान लिया कि हमने फेस वैल्यू 10 रुपए ही तय कर रखा है, नॉमिनल वैल्यू, तो डिवेंचर का जो पर डिवेंचर प्राइस है वो 10 है, लेकिन हम उसको जो है मान लो 9 रुपए में कर रहे हैं। तो अगर 9 रुपए में कर रहे हैं, इसका मतलब 1 रुपए का नुकसान हो गया। उसी टाइम कहते हैं डिस्काउंट पे डिवेंचर्स इशू हुआ है। समझ गए? पार, प्रीमियम और डिस्काउंट से रिलेटेड 2 किस्से आते हैं। पहला किस्सा सिर्फ पेमेंट का ही नहीं है, ये दोनों का ही है, तो ध्यान समझना। एक होता है लम सम, एक होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। जैसा आपने कंपनी एक्ट के अंदर जब आपने शेयर कैपिटल पढ़ा था, फर्स्ट वाला यूनिट, उसमें भी पढ़ा था कि लम सम में अगर पेमेंट आ रही है या इंस्टॉलमेंट में आ रही है, तो अगर लम सम में आ रही है तो बेसिकली हमारे पास सिस्टम 4 ही होते हैं। एक, एप्लीकेशन पर पैसा मंगाया जाता है। दूसरा, पैसा मंगाया जाता है, जो पैसे मांग रही है कंपनी वो अलॉटमेंट में मंगा रही है। तीसरा, फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगाया जाता है। और चौथा जो है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे पैसा मंगाया जाता है। तो अगर ये एप्लीकेशन मान लो 10 रुपए का है, तो मैं पारित वैल्यू बात कर रहा हूँ, मान लो 10 रुपए का है, तो 10 में से एप्लीकेशन में मान लो तुमने 3 रुपए मंगा लिए 10 रुपए में, 2 रुपए आपने अलॉटमेंट पे मंगा लिए, फिर 2 रुपए आपने फर्स्ट कॉल पे मंगा लिए और 3 रुपए आपने उसमें मंगा लिए फाइनल कॉल पर। तो टोटल कितना हो गया? देखो 3 2 6, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 3 10। अगर यही प्रीमियम वाला केस होगा तो हो सकता है कि वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो यहाँ मंगा लिए जाए, ठीक है। यही अगर डिस्काउंट का केस होगा तो इसमें से एक कम कर दिया जाएगा, जो डिस्काउंट का 9 रुपए लग रहा था,
डिस्काउंट पे तो था ना जो पहले होता, वो अलॉटमेंट के ऊपर यहाँ से डिस्काउंट एडजस्ट की जाएगी। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि प्रीमियम अमाउंट या डिस्काउंट अमाउंट को ये किसी पर्टिकुलर कॉल पे एडजस्ट कीजिए, तब तो वैसा ही करना है आपने। लेकिन कुछ भी क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तो फिर अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम का पैसा ड्यू करना है और डिस्काउंट के पैसे को ड्यू करना है। समझ गए बात? ठीक है। लर्न सेल का बेसिक मतलब होता है कि आपने चारों पे जो इंस्टॉलमेंट है, आपने कहा तो नहीं भाई इकट्ठा ही मंगाऊंगा मैं, तो अगर पार पे है तो 10 रुपये इकट्ठा मंगाऊंगा, प्रीमियम पे है तो 12 रुपये इकट्ठा मंगाऊंगा और डिस्काउंट पे है तो 9 रुपये इकट्ठा मंगाऊंगा। ऐसे केस में जो बेसिक एंट्री पास होती है उस एंट्री को हम देखते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे अमाउंट आएगा। तो मान लो कि डिवेंचर जो इशू किया गया था वो 1000 डिवेंचर इशू किया गया था। कितना? 1000। और पार वैल्यू कितनी है? 10। तो 1000 × 10 कितना होगा? 10,000। वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, मिल गया अमाउंट को। और नीचे जो है आप जब बैंक लोन लेते थे तो लोन क्या होता है? प्रकार की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तब क्या लिखते थे यहाँ पर? बैंक लोन। अब क्योंकि बैंक से आपने लिया नहीं, आपने डिवेंचर से हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? डिवेंचर्स एप्लीकेशन। क्योंकि आपने इकट्ठा मंगा लिया है तो एप्लीकेशन के साथ में अलॉटमेंट वर्ड यूज करते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10,000 10,000। प्रीमियम पर है तो 12,000 12,000 और डिस्काउंट पर है तो 9,000 9,000। समझ गए बात? इसके बाद सेकेंड एंट्री पास होती है जिसको हम सिंपली कॉमर्शियल नाम देता हूँ ट्रांसफर एंट्री। जब भी ट्रांसफर एंट्री समझ जाना तो सेकेंड एंट्री की बात हो रही है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर। अब मान लो कि जो डिवेंचर मैंने इशू किया है, जो क्लास ऑफ डिवेंचर इशू किया था वो 10% वाला इशू किया था। कभी कभी 9% है, 8% है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी लिखा हो उसको लिखना। परसेंटेज डिवेंचर तो 10% डिवेंचर्स यहाँ लिखना और बस बात आता हूँ। बात समझ में आती? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये समझ लीजिए मैंने एड पार पे एंट्री पास कर दी है, एड पार वाला काम खत्म। अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे तो इंस्टॉलमेंट का समझते हैं। इंस्टॉलमेंट थोड़ी तो जगह चाहिए और मैं थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट लेते रहना और एक जो क्विक नोट्स जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा, वो क्विक नोट्स बनाते रहना। अगर आप स्कूल में भी पढ़ाए जा रहे हैं या आप ट्यूशन्स में भी पढ़ते हैं कहीं पर, उसके अलावा भी एक छोटा सा नोट्स बना के चलते रहेंगे कॉमर्स लिख का, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो मैं समझ लो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये में कौन सी एंट्री क्या चल रही है बताया था आपको? एक पब्लिक को, एक वेंडर्स को, एक बैंक को कोलेटरल के रूप में। हम अभी पब्लिक के हिसाब से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे वेंडर्स के साथ किस प्रकार की एंट्री में जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो अगर इंस्टॉलमेंट देखें तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफर की एंट्री पास करो। सो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिवेंचर, ठीक है, करेक्ट है। अगर इसके अलावा आपके क्वेश्चन के अंदर ये बोला है तो एड पार का नहीं, एड पार है तो भी एंट्री पड़ेगी। पर अगर ये क्वेश्चन प्रीमियम का है और तुम्हें एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम बनाया गया है तो बस नीचे एक और एंट्री पास हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आया? तो एप्लीकेशन पे नॉर्मल 4 रुपए मंगाए गए, इंस्टॉलमेंट पे एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए और बाकी का जो है 2 रुपए फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे रुपए मंगाया, टोटल 10 रुपए का हो गया। अगर ये प्रीमियम का केस है, प्रीमियम का केस है तो प्रीमियम के केस में 4 रुपए जो एप्लीकेशन में मंगाए गए हैं वो, और जो प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पर ही मंगा लिया गया है, तो प्रीमियम का पैसा जिस भी कॉल पे मंगाया जाएगा उसमें यही एंट्री पास की जाएगी। मान लो एप्लीकेशन टाइम पे मंगाया जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 4 रुपए की कॉल थी, 1000 के हिसाब से 4 रुपए वो और 2 रुपए कौन से वाला? 2 रुपए अब जो प्रीमियम का अमाउंट, तो 4 रुपए कितना हुआ? 6। तो 1000 को 6 से गुणा करेंगे तो 6000 रुपए एप्लीकेशन पर पैसा कंपनी ले लेगी पब्लिक से, पब्लिक दे नहीं देगी, ठीक है। एप्लीकेशन पे अगेन वही 6000। अब परसेंट डिवेंचर आएगा तो परसेंट पे एप्लीकेशन पे कितनी नॉर्मल कॉल थी? 4 रुपए की थी, 1000 के हिसाब से कितना हुआ? 4000।
और सिक्योरिटी पेमेंट कितना था, 1000 दुनी 2000। क्या समझ में आ रही बात? इसके बाद अगली एंट्री आती है तो हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर लेते हैं। सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये वाली जो एंट्री है वो ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री मतलब पब्लिक को हम लोगों ने बोल दिया कि भाई 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप हमें पेमेंट दे दीजिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आपने उससे डिबेंचर लिया है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, और जितना भी है 10%, 6% जो भी स्कूल क्वेश्चन में लिखा होगा वो लिखना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो भी पैसा है, मान लो 2 रुपए के हिसाब से था तो 1000 दुनी 2000 की एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब ड्यू हो गई तो पैसा रिसीव भी करोगे, तो रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा रिसीव कर रहे हो, अलॉटमेंट का, तो पहले वो डेबिट हुआ था उसको आप काउंटर कर दो, खत्म करो। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हुआ, वही 2000 और 2000, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब ये जो अलॉटमेंट का पास हो गया, अब आते हैं थर्ड जो कि फर्स्ट कॉल की एंट्री थी। फर्स्ट कॉल में क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल है, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स। ठीक है, जो भी अमाउंट है, 2 रुपए है तो 1000 2000, 1 रुपए मंगाया जा रहा है उस कॉल के ऊपर तो 1000 कम 1000। उसके बाद ड्यू होने के बाद पैसा रिसीव करोगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, जो आपने डेबिट की थी उसी को आपको क्रेडिट करके काउंटर करना है, खत्म करना है। कोई दिक्कत, जो अमाउंट यहाँ आएगा वही अमाउंट यहाँ आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं भैया, समझ में सब आ गया हमको। और हमको ये भी समझ में आ गया कि बैंक डेबिट क्यों है, क्योंकि करंट एसेट में नेचर है, जब पैसा आएगा तो बैंक के थ्रू आप डेबिट करोगे। और अंत में आती है सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री, तो उसकी एंट्री कर दीजिए, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स। ठीक हो गया, जो अमाउंट आपने मंगाना है वो मंगा लो, 1 रुपए 2 रुपए जो भी है, जितना डिबेंचर आपने इशू कर रखा है वो तो आप कर दीजिए। और फाइनली इस पैसे को भी रिसीव कर लीजिए और आपका यहां पर काम समाप्त हो गया। डिबेंचर फाइनल कॉल क्या कर लिया आपने, आपने ये कर लिया कि आपने अगर एट पार पे इशू किया हुआ है या एट प्रीमियम पे इशू किया हुआ है तो उसकी एंट्री आपने सीख ली। अब अगर एट डिस्काउंट पे हो तो क्या करना है, कुछ खास नहीं, बाकी सब सेम रहेंगे, लेकिन जिस भी कॉल के ऊपर डिस्काउंट एडजस्ट किया जा रहा है, सपोज करो एप्लीकेशन पर ही डिस्काउंट का पैसा है, तो एप्लीकेशन पे आना कितना था, 4 रुपए, जो डिस्काउंट था 1 रुपए है वो कम हो जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3। तो वो जो एंट्री एडजस्ट की जाएगी वो सेकेंड एंट्री पर एडजस्ट की जाएगी। अगर अलॉटमेंट को एडजस्ट करना है तो यहां एडजस्ट, मतलब रिसीव की एंट्री पे एडजस्ट की जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसको हटा देते हैं। अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो मान लो कि तुमने पैसा अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है, तो आपने अलॉटमेंट की एंट्री पास कर दी, बाकी एप्लीकेशन की सेम करना जो आपने अभी लिखा है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स। एग्जाम्पल लेके करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 1000 डिबेंचर्स इशू किए गए थे, अलॉटमेंट पे आने कितने मान लो, अलॉटमेंट पे मान लो आने हैं 3 रुपए, पर तो उसमें डिस्काउंट का चक्कर है, तो पैसा आना कितना है फिर, 1000 दूनी 2000, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जो आपने डेबिट किया था वो क्रेडिट करो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, साथ ही साथ यहां पे कितना आएगा बता दोगे, या तो 2000 ही आएगा जितना यहां पर है, पर डिबेंचर अलॉटमेंट के हिसाब से अगर आप सोचो तो आना कितना था, 3 रुपए के हिसाब से आना था, तो 1000 दिया 3000। अब यहां पर जो 1 का नुकसान हो रहा है, नुकसान मतलब नॉमिनल नेचर के हिसाब से डेबिट होगा, तो यहां पे आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितना 1000। डिस्काउंट पर इशू ऑफ डिबेंचर की जगह पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने डिस्काउंट प्रीमियम पार सारी एंट्री यहां सीख ली है।
पब्लिक के रिगार्डिंग आपने सारा कुछ सीख लिया। अब वेंडर्स को जब डेवलपर इशू करेंगे तब उसकी क्या जेई होती है, जर्नल एंट्रीज, और क्या उसमें कुछ चीज़ और होती है, वो करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। होपफुली वीडियो में आपको डिटेल्स डिस्कशन मिल गया हो और पूरा चैप्टर आपको टुकड़ों में समझाने वाला हूँ मैं। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3, पार्ट 4, एंड यू विल बी जस्ट कंप्लीटिंग दिस चैप्टर एज ब्रिलियंटली एज किसी भी टॉपर को आता होगा। ठीक है, मेरा काम यह है कि मैं आपको एक एक चीज डिटेल में सिखाऊं, और ये चैनल भी इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको डिटेलिंग डिस्कशन मिले, एट द सेम टाइम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम कराते रहे। ठीक है, सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर कौन सी पॉइंट आपको अच्छा लगा, किसमें डाउट सेक्शन है, डेफिनेटली मैं उसको एड्रेस करूंगा और आपकी सॉल्व भी जरूर कोशिश करूंगा। तीसरा, शेयर जरूर कीजिएगा, जितने लोगों के साथ, जितने फ्रेंड्स के साथ आप कर पाएंगे उतना ज़्यादा उनकी हेल्प हो पाएगी और मैं उनकी हेल्प करने की स्थिति में आ पाऊंगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।